नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे आधुनिक तकनीक से जन जन का विकास किस तरह से हो रहा है, कैसे देश तेजी से आधुनिक तकनीक और बेहतर नीति के जरिए प्रगति के नए सोपान गढ़ रहा है। विशेष तौर पर अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे आम जन तक इस आधुनिक तकनीक का लाभ पहुंच रहा है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है देश, और कैसे बदलती हुई तकनीक, बदलते हुए प्रौद्योगिकी के जरिए सीधे आम आदमी के जीवन में यह परिवर्तन लेकर आ रहा है, एक सार्थक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है, और कैसे युवाओं के सपनों को सच कर रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। प्रोफेसर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ राजेश कुमार पाठक, जो कि सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस चर्चा को आगे लेकर जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि आज देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है, और तकनीक के जरिए जब हम विकास और प्रगति की बात करते हैं तो यह समझना बेहद जरूरी है कि बीते वर्षों में हमने कितनी प्रगति की है और क्या परिवर्तन लेकर आए हैं। किस तरह से पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को तकनीक और बेहतर रणनीति और बदलती हुई जो हमारी अच्छी नीतियां रही हैं उसके जरिए योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है, यह समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 समारोह देश में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी सौगातें साथ लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह का भी प्रारंभ हो गया, जिसे 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देश में विज्ञान और तकनीकी प्रगति से जुड़ी 5800 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी उनमें फिशन मोलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा मुंबई, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम, नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी सुविधा नवी मुंबई, रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट नवी मुंबई, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम तथा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्डिंग नवी मुंबई शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं देश में वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने के प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप हैं। साथ ही पीएम ने लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया हिंगोली, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जटनी ओडिशा और टाटा मेमोरियल अस्पताल के मुंबई के प्लेटिनम जुबली ब्लॉक की आधारशिला रखी। अनेक कैंसर अस्पतालों और सुविधाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल सुविधा और उपचार को बढ़ावा मिलेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी परियोजनाओं से देश को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा में तकनीक हर कदम पर अहम भूमिका निभा रही है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में तकनीक का प्रयोग नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधाएं ला रही है। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर
जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के नागरिकों को दैनिक जीवन से जुड़े सभी पहलुओं के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद देश में विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि इन प्रयासों के नतीजे आज सामने हैं। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। आजादी के अमृतकाल में बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा भारत विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से सफर तय कर रहा है। इनके माध्यम से आम आदमी के जीवन को आसान बनाने का सरकार का प्रयास जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर दिखा रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सकारात्मक कदम बढ़ाए जा रहे हैं तकनीक के क्षेत्र से। जिस तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसी तरह से तकनीक के जरिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा रही है। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपके साथ अगर चर्चा की शुरुआत करें तो ये समझना चाहेंगे, जब हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करते हैं और नेशनल टेक्नोलॉजी वीक की बात करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? और जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, या वो किस तरह से जो तकनीक है उसका लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचा रहा है? राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 11 मई 1998 में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से देश ने वो कर दिखाया और उस जो परमाणु के उसमें हम लोग शामिल हुए, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी शुरुआत उस समय के सबके श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये हम लोग 1999 से इसको हम लोग हर एक साल 11 मई पे मनाते आए हैं। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर एक साल 1999 से करते आ रहे हैं। इस बार बड़ा एक यूनिक टाइम था कि वो 1998 का इवेंट 11 मई का 25वीं सालगिरह थी। और इस बार इसको सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये तय हुआ कि हम सारे जो भारत सरकार के करीब 11-12 टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मंत्रालय हैं, वो सब मिल करके एक टेक्नोलॉजी वीक का हम आयोजन करें, जिसकी आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 11 मई को, आज ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे। और जो उनका आइडिया था वो ये था कि इसमें स्कूल के बच्चे आएँ और यहाँ पे जो अटल टिंकरिंग लैब का हम लोगों ने और ये अटल इनोवेशन मिशन का जो सेटअप लगाया, सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तकरीबन 40 स्कूल के बच्चे यहाँ पे हैं, करीब 150 बच्चे इसको अपने प्रदर्शनी कर रहे हैं। उसके अलावा 12 डिपार्टमेंट्स के जो हमारे स्टॉल लगे हैं, उसमें काफ़ी जो नए चीज़ें आई हैं, वो स्टार्टअप उन्होंने अपना प्रदर्शनी किया है। तो आइडिया ये है कि बच्चे यहाँ पे आएंगे और अगले 2 दिनों में हमें आशा है कि हर एक दिन तकरीबन 2000 प्लस बच्चों, सारे एमसीडी और जितने भी हमारे यहाँ पे जी स्कूल से उनके बच्चे आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी इसमें जुड़े हैं और इससे वो लाभान्वित होंगे। उनको एक अवसर मिलेगा ये समझने का कि जो स्कूल टू स्टार्टअप जो हमारी जो थीम है वो उसी को प्रदर्शित करता है, कैसे बच्चों में स्कूल से अटल टिंकरिंग लैब से निकला। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने जी कहा कि कक्षा 6 के बाद वो अटल टिंकरिंग लैब में जाए, वहाँ पे उनका
केवल एक किताबी विज्ञान, एक किताबी ज्ञान ना हो, वो बच्चे सोचे और उसको फिर आगे निकले, तो हमको ऐसा इकोसिस्टम हो कि जिसमें वो स्टार्टअप में कन्वर्ट करे अपने आइडिया को। इसी उद्देश्य से हम लोग ये नेशनल टेक्नोलॉजी वीक अगले 11 से 14 का आयोजन किए, इसमें 12 विभाग पार्टिसिपेट किया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक मिशन इस लिहाज से भी है कि तकनीक किस तरह से जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करे, और स्कूल टू स्टार्टअप जो है वो थीम निश्चित तौर पर वो उस चीज़ को परिलक्षित करती है। प्रोफेसर आशुतोष, अगर आपसे समझना चाहें, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की तकनीक की बात करते हैं, इंडिया स्टैक की बात करते हैं, और उसके बाद आगे चलकर हम इस चीज़ को कहते हैं कि भाई तकनीक में किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, और ऐसी तकनीक जो आम लोगों तक सीधे पहुंच सके, किस तरह से आकलन करेंगे कहाँ तक हम पहुंचे हैं और कहाँ तक हमें जाना है। आधुनिक भारत की बात करें, अमृतकाल के हमारे बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसकी बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे जितने भी समस्याएं हैं, हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं, वो सब विज्ञान और तकनीकी के द्वारा ही उनका हल संभव है, और उसके बहुत बहुत उदाहरण हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जैसे अभी स्टार्टअप वगैरह चल रही हैं, तो मैं इसको याद करता हूं कि 2014 में करीब 70 टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप थी जो कि रजिस्टर्ड थी। आज उसको देखें तो 70,000 के ऊपर उसका आंकड़ा पहुंच गया है। तो होते होते बहुत तेजी से वृद्धि हुई है इसके अंदर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत जल्दी से कि टेक्नोलॉजी को समाज तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना होता है, उसके क्या क्या अंग हैं, क्या भाग हैं, क्या उसकी कड़ियां हैं। तो पहले तो कि समस्या को समझना होता है कि हमें किसकी जरूरत है भारत के अंदर, किस तरह की हमारी समस्याएं हैं जो कि अहम है, फिर उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसको खोजने के लिए पहले रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन की जरूरत होती है। तो हमारे जैसे IITs हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, R&D लैब्स हैं, वो सब इसमें भागीदारी करती हैं। उसके बाद उसको अपनी कोई प्रोडक्ट बनता है, टेक्नोलॉजी बनती है, सोल्यूशन निकलता है, उसको स्केल अप करने के लिए, उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए सही तरह की पॉलिसीज की जरूरत होती है। उसके भी मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। तो उसमें पॉलिसीज है, तो उसमें भी सरकार ने बहुत सारा कार्य किया है पिछले सालों के अंदर कि कैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचाया जा सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया था। निसंदेह डिजिटल टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्ट हैं और जो सोल्यूशन है वो सब लोगों तक पहुंच रहे हैं। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, पहुंचाने के लिए भी और प्रोडक्ट बनाने के लिए भी। उसके अलावा जो है हमारा पॉलिसीज हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी का, उसके लिए बहुत कार्य होता है। तो ये सब चीजें मिलजुल के जब कार्य करती हैं, उसको कभी कभी हम ट्रिपल हेलिक्स भी कहते हैं। तो ट्रिपल हेलिक्स का मतलब है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और स्टार्टअप, ये सब मिलजुल के जब कार्य करते हैं तो ये चीजें संभव होती हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी मतलब सोसाइटी तक पहुंच पाए। कोविड-19 का अगर आप देखें तो जब वायरस हमारे यहाँ आया तो उस वक्त न वेंटिलेटर थे, न PPE थे, न N95 मास्क थे, वैक्सीन का तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ये सब डायग्नोस्टिक नहीं थी, पर ये सब 2-3 महीने के अंदर अंदर तेजी से उभर कर आए। इससे कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने उसका विकास किया बहुत जल्दी से, और पॉलिसी और गवर्नमेंट का जो अप्रोच, जो एक्शन प्लान था, वो इस तरह का था कि वो हर घर तक ये सभी चीजें बहुत जल्दी पहुंच पाई। एक उदाहरण है जैसे कि जनधन, आधार और मोबाइल, जैसे कि जो ट्राइका बोलते हैं इसे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा हर व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ कि हर आदमी का एक खाता हो, उससे पेमेंट कर सकें, उसमें डिपॉजिट कर सकें, उसमें ट्रांसफर कर सकें, एक आधार नंबर हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, जिससे कि हमें पता है कि जो सुविधा जिसको मिलनी चाहिए वो उसी तक पहुंच रही है। और ये सब चीजें संभव होती हैं मोबाइल फोन के द्वारा। अगर आप देखें आज भारत ने एक लीप फ्रॉग किया है, पोल वॉल्ट किया है कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में। जैसे कि अभी करीब करीब 50% जो भारत की जनता है उसके पास सेल फोन की सुविधा उपलब्ध है।
अगर आप ये देखेंगे करीब 25% आबादी देश में 14 साल से कम उम्र की है, तो अगर 50% अगर आप देखें सिटीजन्स के पास सेल फोन की सुविधा है, तो आज जो मतलब पूरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो इन चीजों पर आधारित है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी तो जी जी बहुत उदाहरण है, बाकी जब आप दूसरे प्रश्न करेंगे तब मैं इस पे चर्चा करूंगा। जी जी निश्चित तौर पर। तो किस तरह से जो समाज तक पहुंच रहा है ये विकास, इसमें तकनीक का क्या योगदान है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. It's finally here. वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक तकनीक से जन जन का विकास किस तरह से हो रहा है। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा और राजेश कुमार पाठक जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे अगर समझना चाहें कि जब आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, उससे किस तरह से जब हम इस तमाम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, अभी हमने इंडिया स्टैक की बात की, और जब हम ONDC की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारी तकनीक है, लेकिन इन तकनीक को जब आम जन तक पहुंचाने की बात होती है तो वो एक अपने आप में चैलेंज भी है, और सरकार की नीतियों के जरिए वो पहुंचा भी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपको जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, आप देखें पहले के तुलना में पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने तकनीकी के माध्यम से आम जनजीवन को इतना सरल बना दिया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये कहा कि जो पहले पेंशनर होता था उनको हर एक साल ये जाके कहना पड़ता था कि साहब मैं जीवित हूँ, आप हमें पेंशन दीजिए। आज तकनीकी के माध्यम से वो अपने घर में बैठे हुए ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। जी। ऐसे हमारे अनेकों उदाहरण आपको लाइफ में मिलेगा कि तकनीकी ने उनके जीवन को इतना सरल कर दिया है। अब आप देखिए, पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम लोग करते थे उसको बेचने के लिए मंडियों पर निर्भर होता था। आज ई माध्यम से हमको आसपास की मंडियों के रेट भी मोबाइल पे अवेलेबल है, तो हम उसके हिसाब से भी बेच सकते हैं। ये भी उन काम हुआ है। जैसे आपको जेम पोर्टल हुआ या ई-कॉमर्स पोर्टल है, उस पर काफ़ी काम हुआ है, जिस पे लोगों की सुविधा मिली है। तकनीकी हर एक लेवल पे, अब बहुत सारी ऐसे तकनीकी है जिसमें जैसे हमारा तकनीकी विकास बोर्ड ने काफ़ी प्रयास किया है, और उस लेवल तक उस तकनीकों को लेकर, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा सा
है कि सरकार ने यह बंद कर दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम अब यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके अल्टरनेट लाने के लिए हमारे कुछ स्टार्टअप आगे है, उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया और वो उसकी अल्टरनेटिव बायोडिकम्पोस्टेबल उसके लेकर क्या है जो आम जनता को उपलब्ध होगा नियर फ्यूचर में। ऐसे अनेकों तकनीक हैं जिसकी जा करके लोगों के जनजीवन को और अपने और हम और आप खुद महसूस करते हैं। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, जो आज मोबाइल की जो सुविधा है जो सर कह रहे थे, इतनी इसकी जो विकास है इसने काफ़ी किया है। प्लस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आप बात करते हैं वो हम लोग हाई इन टेक्नोलॉजी में भी है एज वेल एज लो इन टेक्नोलॉजी में भी हम सपोर्ट के माध्यम से इस इकोसिस्टम को हम लोग सस्टेनेबल बनाने का प्रयास जी करते हैं। जी। प्रोफेसर आशुतोष, अगर बात समाज की करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये तकनीक जो है सामाजिक परिवर्तन के भी वाहक बन रहे हैं, एक सामाजिक समानता लाने के लिए भी बड़ी भूमिका, केवल आर्थिक रूप से संपन्नता और आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समानता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो समाज में किस तरह का ये एक साइंटिफिक कल्चर या जिसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो डेवलप कैसे किया जाए, साइंटिफिक टेम्पर कैसे किया जाए और खासतौर पर युवाओं की बात अगर करें तो कैसे उन्हें तैयार किया जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो राजेश जी ने बहुत सारी चीजें बताई जो कि नीतिगत रूप से टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाती हैं जी। मैं उसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ जी। वो जो कि अभी स्वामित्व स्कीम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी। उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो गांवों में लोग होते हैं उनके पास अपने जमीन के ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं होते, जिसको पट्टा कहा जाता है जी। तो उसके कारण लिटिगेशन चलते रहते हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, सारी कोर्ट में केस भरे हुए हैं। और उसके अलावा वहां पर वो उनको जमीन का ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं होने से उसको वो बैंक जाकर के उसके अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते। तो समझिए कितनी बड़ी संपदा है हमारी जमीन की जो कि लॉकअप है। उसको कैसे करें? तो उसको करने के लिए हमें मैपिंग और सर्वे की जरूरत होती है कि भाई ये सर्वे है, ये मैप है जो गवर्नमेंट ने किया, तो उसके तहत उनको अपने जमीन का ओनरशिप सर्टिफिकेट मिल सके। अच्छा, तो इसमें क्या बाधा थी कि उसके लिए जैसे कि हमें सैटेलाइट पिक्चर चाहिए, उसके लिए हमें ड्रोन चाहिए जिसमें लाइडार लगा हुआ होता है, उसके द्वारा डिजिटल मैपिंग की जाती है। उसके अलावा हमें सर्वे और मैपिंग के लिए अप्रूवल चाहिए। तो 200 साल से भारत के अंदर जब से ब्रिटिश का राज्य था तो ये सर्वे और मैपिंग के लिए बहुत अप्रूवल्स की जरूरत थी, बहुत रेगुलेटेड सेक्टर था। तो उसमें 8 महीने भी लग सकते हैं। तो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, सड़क बन रही है, उनमें देरी हो सकती है। उसके अलावा हमारी सर्विसेज है वो सब मैपिंग पर आधारित है। अभी भी हम फॉरेन मैप को यूज करते हैं, आप जानते हैं हमारे फॉरेन मैप है, जबकि हमें भारत में नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमारी नीति ऐसी थी कि वो सेक्टर बहुत रेगुलेटेड था, उसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। तो अब एक नई नीति बनी कि उस सेक्टर को टोटली डीरेगुलेट कर दिया, उसको लिबरलाइज कर दिया। उसमें कहा कि भाई सर्वे और मैपिंग के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, चाहे इंडियन प्राइवेट कंपनी हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, उन सबको सर्वे और मैपिंग करने के लिए छूट है। उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टीडियस। तो उससे क्या हुआ कि ये सब स्वामित्व स्कीम है जो बहुत तेजी से उभर कर आई। अच्छा, पहले ड्रोन भी नहीं बना सकती थी इंडियन कंपनी, उनको उड़ा भी नहीं सकती थी। तो इस सब के लिए बहुत बड़े बड़े अप्रूवल्स की जरूरत थी। तो अब क्या हो रहा है कि हम अपने मैप बना रहे हैं, डिजिटल मैप, पूरे भारत का डिजिटल मैप 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पर आधारित तैयार हो रहा है। तो न केवल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है लेकिन नीति की जरूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा टेक्नोलॉजी हो भी, अगर मान लो हमने इंपोर्ट कर लिए ड्रोन, लेकिन हमको उड़ा नहीं सकते, अगर मैं उड़ा भी लिया तो फिर वो सर्वे मैपिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से अब क्या होगा कि इसके होने से हमारी जो है मॉनिटाइजेशन है जमीन का वो बहुत बड़ा होगा। लाखों करोड़ों की संपत्ति निकल कर आएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत तेजी से उसको बढ़ाएगी। आपने वो एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा,
आप स्पेस सेक्टर में कभी इमेजिन किए थे कि हमारे स्टार्टअप आएंगे उस सेक्टर को माननीय जी बिल्कुल। और ये जब हम जन जन तक पहुंचने की बात करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब जन जन तक पहुंचने की बात करते हैं तो स्पेस सेक्टर हो या जिस तरह से आपने बताया कि जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी कार्य योजनाएं हैं, वो किस तरह से जन जन तक के लिए पहुंची हैं, ये एक बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, हमारे पास आज के लिए वक्त बस इतना ही है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका शुक्रिया, राजेश कुमार पाठक जी आपका भी शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो आधुनिक तकनीक के जरिए जन जन तक विकास की जो एक प्रकाश है वो पहुंच रहा है और हमारा भारत बदल रहा है तकनीक के जरिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।